सुनना एक एक बात। जब समय कम होता है ना तो मैं जल्दी नहीं कराता हूं, बहुत जल्दी कराता हूं, ठीक है, लेकिन कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। याद रखो ये बात। ओलिगो मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। ओलिगो मींस फ्यू। पॉली मतलब क्या होता है बेटा? सेलर्स। तो बोला सर ये बीच में जगह क्यों छोड़ी? छोड़िए, कोई तो रीजन होगा। वो वर्ड जो बताया नहीं जाता लेकिन बताना चाहिए। बीच में स्पेस है। क्या है सर? क्या होता है ओलिगोपोली मार्केट? इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स। ये वो मार्केट होता है जहां पर फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली 8 to 10 कही गई हैं किताब के अंदर, ठीक है। ये वो मार्केट होता है, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। फ्यू होती है मतलब बेसिकली काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकें इतनी ही होती हैं। लार्ज का मतलब क्या? फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं हैविंग मैक्सिमम मार्केट शेयर। हैविंग द मैक्सिमम मार्केट शेयर मतलब मेनली मार्केट का बड़ा हिस्सा इन्हीं के पास होता है, मोर देन 70%। मोर देन 70%, ठीक। सर इसके एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल अगर आप समझोगे, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी तो मैं सिर्फ। कार्स ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है, ठीक है। 8 10 15 12 कंपनीज ही होती। अब ये नहीं कि बोलो सर देखो 11 है सर 11, आपने तो 10 ही बोला था, ठीक है। मैं गाली भी तो दे सकता हूं फिर तो। ऐसा दिल पे नहीं लेना है। 8 से 10 मतलब किताब में लिखा है तो मतलब कुछ भी। अरे 11 भी हो सकती है, ऐसे क्या बोलो यार आपने तो 10 ही बोला था सर। एक दो ऊपर नीचे प्लस माइनस चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। कार्स हो गया। कोल्ड ड्रिंक इन इंडिया। कोल्ड ड्रिंक इन इंडिया में ओलिगोपोली है, गिन लो आप। मेनली तो पहले दो ही कंपनी थी, कोक और पेप्सी को। समझ गया मेरी बात? दो ही कंपनी थी। फिर अभी एक का दुक्का कैंपा कोला आई। कैंपा कोला आई थी बहुत पहले, आ गई थी 80s में 90s में आ गई थी, फिर बंद हो गई। उसके बाद अभी वो रिलायंस ने फिर से खरीद ली। रिलायंस ने उस कंपनी को खरीद लिया एंड इट वाज अ वेल नोन ब्रांड इन इंडिया उस जमाने में, तो उसने खरीद के वापस उसको रिलॉन्च कर दिया कैंपा कोला, कैंपा के नाम से। पानी की बोतल भी लॉन्च कर दी 15 रुपए में। बिस्लेरी की छोटी बड़ी कर दी। सही है। बिस्लेरी इतने सालों से 20 रुपए पे चल रहा था, हाईएस्ट सेलिंग चल रहा था, 15 रुपए पे दे दिया। अब आपने पढ़ा है सब्सटीट्यूट गुड है वो, पानी तो है यार। या तुम कौन सा बिस्लेरी तुम्हारे चाचा की है? बोलो न्यू सर लॉयल्टी इज अ थिंग, घंटा लॉयल्टी। तो 15 रुपए में सेम चीज मिल रही है तो वो खरीदेंगे ना अपन। सही है। सेम चीज वी आर गेटिंग इन 5 रुपए कम में, तो वही खरीदेंगे हम। तो 5 रुपए की नमकीन और खरीद सकते हैं। सही है कि नहीं है? पैसा बच ही रहे ना कुछ तो यार यही तो बात है। एक चाय भी पी लो, एक कोल्ड वो पानी की बोतल भी हो गई। ऐसे ही फिर जब उसने किया, और एक्चुअली उससे करने से पहले पता है कैंपा के ऑलमोस्ट बराबर समय पे एक और कंपनी आ गई टाटा की। टाटा पानी में नहीं था, टाटा कॉपर, वो भी आ गया 15 रुपए में। यही तो गेम है, प्राइस। हाँ तो देखो, कार्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई। कोल्ड ड्रिंक इन इंडिया बोला मैंने बिकॉज आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज। क्या पता किसी देश में ज्यादा हो, भाई सबका अपना अपना होता है। आई एम सेइंग अबाउट इंडिया। कोल्ड ड्रिंक्स इन इंडिया। वैसे वर्ल्ड में भी अगर मैं आपको बोलूं तो मेजरली पूरी दुनिया में दो ही बड़ी कंपनी रूल कर रही है, पेप्सी और कोक। कोल्ड ड्रिंक हो गया, और घने ही एग्जाम्पल है यार इसके। पेट्रोलियम कंपनीज हो गई, और क्या कह रहे थे? 8 10 वाली बोलो ना, 5 6 8। टेलीकॉम कैसे बोल सकते हो? टेलीकॉम। मोबाइल कंपनीज, मोबाइल हैंडसेट। असली में दुनिया में 196 से ज्यादा देश हैं। मोबाइल बनाने वाली कंपनी कितनी है? आधी भी है क्या? 100 भी है क्या? 50 है। जो रूल कर रही है मैक्सिमम मार्केट किसके पास है? मैक्सिमम मार्केट तो 5 6 के पास ही है। देख लो आप। देखो हर देश की छोटू मोटू कंपनीज हो सकती है, बट उनका मार्केट शेयर तो कुछ नहीं है ना सर। वर्ल्ड में अगर देखें तो पूरी दुनिया का मेजर हिस्सा तो वही 4 5 कंपनी के पास ही है, जिनमें से मे भी कई बार एप्पल और सैमसंग में ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ साल पहले सैमसंग नंबर 1 पे थी, फिर कभी एप्पल का शेयर, मार्केट शेयर बढ़ जाता है, फिर कभी एप्पल का ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। एप्पल है, सैमसंग है, या देन इज और ओप्पो। ओप्पो है, ओप्पो इज अ चाइनीज ब्रांड, बड़ा ब्रांड है। चाइनीज है, जायोमी है, एमआई है, ये भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो ये कई फोन्स हैं, इन्हीं के बिकते हैं ज़्यादातर, है ना। एक ज़माने में नोकिया नंबर 1 पे था 2009 तक। एक्चुअली नोकिया जैसे फ़ोन कोई बना ही नहीं पाया कभी। इतने डिजाइन्स,
इतने फीचर्स, इतने बढ़िया टॉप नॉच फीचर्स, टॉप नॉच डिजाइन्स, लग्जरी चीजें बनाता था वो। अब वो यार अब तो मतलब जब से टच स्क्रीन आया ना, टच स्क्रीन वाला सिस्टम, और जब से टच स्क्रीन वाले फोन्स आए ना, एक्चुअली फोन्स की जो डिजाइन्स और जो चीजें होती थी वो खत्म हो गई। अब ज्यादा गेम बचा नहीं फोन में, ज्यादा कुछ पहले होता था चीजें। अब देखते क्या मॉडल्स थे, कभी अपने पास होगा ना कभी टाइम वेस्ट करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने चलो कौन कौन से रखे हैं, तो आपको आप उसके डिजाइन देखना, बोलो यार क्या शानदार डिजाइन के फोन आते थे पहले, एक्चुअली बहुत बढ़िया। अब लेकिन आजकल तो मतलब वही है, स्क्रीन आएगी, टच स्क्रीन होगी, मतलब ज्यादा कुछ गेम नहीं बचा फोन्स में। चलो तो ये सब कौन से एग्जाम्पल है बेटा, ओलिगो पॉली के। सीमेंट, सीमेंट भी बोल सकते हैं, 10-12 कंपनीज इंडिया में। देखो अब सुनना मेरी बात, ये बात मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिया अभी आपके सामने। देखो एक बात बताओ, तो ओलिगोपोली में सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं यार, फालतू टाइम नहीं। देखो जल्दी से, नंबर 1 पहला फीचर, फ्यू फर्म्स एंड, अरे बोलो फ्यू, फ्यू बोलो ही मत, फ्यू के बीच में लार्ज बोलो ही बोलो। तो इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स हैविंग मैक्सिमम मार्केट। तो सर यहाँ पे फर्म्स होती है फ्यू, फ्यू ही होती है, ज्यादा नहीं होती, कुछ ही होती है। इन्हीं के पास मेनली पूरा मार्केट होता है, मैक्सिमम मार्केट। सही है। अच्छा सर बायर्स कितने होते हैं, अरे बायर्स तो खूब सारे होते हैं। बेचने वाले फ्यू, खरीदने वाले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सर बायर्स तो लार्ज नंबर में ही होते हैं ना, करोड़ों। टेलीकॉम ले लो, इंडिया में 5 कंपनीज हैं टोटली जिनकी सिम आती है, नेटवर्क है, इंटरनेट देते हैं। और खरीदने वाले कितने हैं, सारे लोग, पूरा देश, पूरा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फ्यू फर्म्स। ठीक है चलो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का मतलब तो जानते हो मीनिंग, लार्ज कितने लार्ज, सर कोई एक इंडिविजुअल बायर मार्केट डिमांड को या उसकी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। फ्यू फर्म्स, सर यहां फ्यू क्यों है, सोचो मेरी बात को, फ्यू क्यों है सर, वो सब्जी वाले में तो लार्ज थे, यहां फ्यू क्यों है। सर यहां हर कोई आ नहीं सकता ना, क्या होता है यहाँ पे, बैरियर्स टू एंट्री, क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एंट्री के ऊपर, एग्जिट पे भी ऑब्वियसली, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट फॉर फर्म्स। तो सर इजीली कोई भी फर्म आ नहीं सकती, कोई भी जा भी नहीं सकती, जाने पे भी होते हैं, हर कोई थोड़ा जा सकता है। आज अगर मान लो वोडाफोन की इच्छा कर रही है, बोले यार कि 10 दिन बाद वाइंड अप कर देते हैं, कर ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी है, इस मार्केट में आना और जाना दोनों ही क्या है, दोनों पे क्या होती है सर, देयर आर बैरियर्स। बैरियर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, लीगल बैरियर्स, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, लीगल है, गवर्नमेंट किसी को आने नहीं देती। आर्टिफिशियल बैरियर्स है, फाइनेंशियल बैरियर्स है, कई धंधों में इतना पैसा लगता है, इतना संक कॉस्ट है। आज अगर मैं चाहूँ टेलीकॉम में आना तो भी नहीं आ सकता, चाहने से भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसमें सर आने के लिए कम से कम 15-20 हजार रुपए, 15-20 हजार करोड़ होने चाहिए। ये तो वैसे होने चाहिए, फिर 5-7 हजार करोड़ एडवर्टीजमेंट भी बहाने के लिए होने चाहिए, इतना, और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है, हर कोई कर ही नहीं सकता ना सर। तो इसलिए अपने आप फ्यू रह जाती है फर्म्स, हर कोई कर ही नहीं सकता। सो लीगल बैरियर है, आर्टिफिशियल है, फाइनेंशियल बैरियर है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर कोई नहीं आ सकता। अब लगाओ दिमाग, जब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट में हर कोई आ ही नहीं पा रहा, तो फिर तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे, शानदार ही होंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं जनरली, समझ रहे हो, ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं जनरली, अनलेस एंड अनटिल कोई कर्मकांडी करे, तो हमेशा बढ़िया ही होंगे ना प्रॉफिट। सोचो करोड़ों बायर्स, सेलर्स फ्यू, तो सबके पास ही मार्केट का अच्छा खासा हिस्सा है, सभी कमाते हैं अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना तीसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, यहां पर भी होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे आ गया, सोचो आप। अच्छा चलो गुड्स की बात कर लेते हैं, तुम भी फिर दिल पे ले जाओगे सर। देखो टॉप 3 तो पॉइंट वही होते हैं कि भाई मार्केट में बायर सेलर कितने हैं, गुड्स कैसे हैं, तो बताओ गुड्स। मैंने एग्जांपल लिया, कार सबकी डिफरेंट होती है ना, कार्स आर डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कार सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन सीमेंट तो सबकी सेम होती है, टेलीकॉम तो सबकी सेम होती है, टेलीकॉम तो सबकी सेम होती है। आज आप किसी का भी, किसी के पास है वोडाफोन की सिम, किसके पास है हाथ खड़ा करो, एयरटेल की, जियो की, ठीक है, सब लोगों के पास अलग अलग है ना सिम। जब तुम दोनों पे यूट्यूब खोलते हो तो सेम ही तो खुलता है, ऐसा थोड़ी है बोला जियो में वो नीता अंबानी करते हुए आएगी गोरी गोरी औरत, सेम ही आएगा ना, सेम ही आएगा या नहीं आएगा। तो सर सबका सेम ही है ना भाई,
तो यार वही तो है, टेलीकॉम में तो कोई अलग होता नहीं है, कॉल करोगे तो बोलो न्यूयॉर्क, कुछ अलग आवाज सुनाई देगी क्या? वही तो आवाज सुनाई देगी जिसको फोन कर रहे हो, वही है सेम आवाज। तो सर यहाँ पे गुड्स कैसे होते हैं? सेम टाइप भी होते हैं और डिफरेंट भी। मतलब कैसे भी हो सकते हैं गुड्स? मतलब गुड्स कैन बी homogeneous also or can be differentiated also, close substitute, differentiated but पूरा ही बोलना है हमेशा, but close substitute, ऐसा भी ऐसा ही होता है सर। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। यार मतलब एक बात बताओ, गुड्स से क्या डिसाइड होती थी? गुड्स से क्या चीज डिसाइड होती थी? जोर से बोलो यार। इलास्टिसिटी, याद आया? गुड्स से इलास्टिसिटी डिसाइड होती थी। होमोजीनियस गुड्स थे परफेक्ट में, तो इलास्टिसिटी क्या थी वहां पे? परफेक्टली इलास्टिक। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है। कल हमने पढ़ा था कौन सा मार्केट? मोनोपोलिस्टिक। वहां पे गुड्स कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड बट सर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। तो सर क्या बोला था? क्लोज सब्स्टिट्यूट जहां अवेलेबल होते हैं वहां पे डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड और फ्लैटर। तो सर यहां पे डिमांड कर्व कैसा बनेगा फिर? या तो गुड्स कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सही है? अरे हाँ है ना? तो मेरी बात को समझो। इसलिए तो सर यहाँ पे कोई एक फिक्स डिमांड कर्व नहीं होता। डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मींस इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद फुल सर्टेनिटी कि कैसा बनेगा, कैसा भी बन सकता है सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे डिमांड कर्व की कोई सर्टेनिटी नहीं है, बाकी सब मार्केट में सर्टेनिटी है। आप कभी भी आधी नींद से उठा के बोलोगे मेरे को, बोलो सर परफेक्ट में कैसा होता है, बोलूंगा सीधा होता है। कभी भी बोलोगे सर मोनोपोलिस्टिक में कैसा होता है, बोला डाउनवर्ड फ्लैटर होता है। लेकिन सर इसका पता नहीं है अपने को, इसमें कैसा भी बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड टाइप ऑफ राइवल्स, वो कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर तुम्हारी डिमांड। आज तक हमेशा तुमने पढ़ा प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है ना, बढ़ती है ना। इस मार्केट में वो श्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि यहां प्राइस गिराने पे डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो डिपेंड करता है किस पे? तुम्हारे राइवल्स के रिएक्शन पर। सोचो तुमने प्राइस गिराई, उसने तुमसे 1 रुपए और गिरा दी ज्यादा, तो फिर बढ़ेगी तुम्हारी डिमांड, उल्टा उसके पास भाग जाएंगे कस्टमर। सही है? तो देखो तुमने तो प्राइस गिराई ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा डिमांड का तुम सर्टेनली बता नहीं सकते कि क्या इफेक्ट आएगा। तो मतलब द रिस्पॉन्स ऑफ द डिमांड, ठीक है, ऑफ योर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन ऑफ राइवल्स। सही बात है? तुम्हारे डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स आएगा ये दूसरों के रिएक्शन पे क्या कर रहा है? डिपेंड। और दूसरों के रिएक्शन को हम क्या नहीं कर सकते? प्रेडिक्ट कर नहीं सकते कि भाई वो क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं भाई। राइवल्स के रिएक्शन को थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। तो इसका मतलब हम इस वाले डिमांड कर्व को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए तो मैंने बोला याद रखो इस मार्केट में डिमांड कर्व क्या है? इनडिटर्मिनेट है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद फुल सर्टेनिटी। क्यों सर इनडिटर्मिनेट क्यों है डिमांड कर्व? डिमांड कर्व कांट बी डिटरमाइंड विद फुल सर्टेनिटी। फुल श्योरिटी से हम नहीं बता सकते कैसा बनेगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज द रिस्पॉन्स ऑन द डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन किस पे? डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन ऑफ क्लोज राइवल्स। सर उनके रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एंड देयर रिएक्शन कैन नॉट बी can't be predicted. So that's why demand curve is also, so that's why demand curve cannot be made with full certainty कि कैसा बनेगा, पता ही नहीं कैसा बनेगा। क्यों? कैसा भी बन सकता है। उनके रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा डिमांड कर्व। सोचो कोई चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है तो कैसे चलेगा फिर? कैसे बताएं? बाकी मार्केट में तो हाथ में होता है। देखो परफेक्ट में तो बिना प्राइस गिराए ज्यादा बेच सकते हो। परफेक्ट में, मोनोपोलिस्टिक में गिराने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा गिराने से इफेक्ट ज्यादा आ जाता है। पता है मोनोपोली का भी पता है हमको कि ज्यादा गिरानी पड़ेगी तब जाके थोड़ा इफेक्ट आएगा। लेकिन यहां तो
पता ही नहीं है कि प्राइस गिराएंगे तो इफेक्ट बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी ये भी नहीं पता, क्योंकि क्या पता राइवल उस तुमसे ज्यादा गिरा दे। भाई उसके रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात? ये है, अभी बताऊंगा आपको, इसको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा। चलो एक और पॉइंट, यहां पर सर क्या होता है ना, एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स। क्या मतलब इंटरडिपेंडेंस? जानते हो आजकल वो बन रही है ना लड़कियां लाइफ में, पैसा कमा रही है, करियर, इंटरडिपेंडेंस है। अच्छा इंडिपेंडेंट होता है क्या? अच्छा अच्छा, पता नहीं था मेरे को, मैं कमजोर हूं इंग्लिश में। चलो क्या होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ये क्या है? फर्क होता है, मतलब ऐसे पता है कि तुमको फर्क होता है? होता है, फर्क होता है, सही है। क्या है हमारे देश में इंग्लिश को ऐसे मतलब करते हैं कि बचपन से बहुत प्रेशर है इंग्लिश सीखने का, नहीं फिर भी आज तक इंग्लिश ऐसे ही चेक करते हैं इंडिया में। बोला सर ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, सही है, बोले ये लाइन बोलने में अजीब लग रही है तो बोला मतलब गलत होगी, ग्रामेटिकली आज भी हम मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाते, बस वो बोलने में अजीब लग रहा है तो मतलब गलत है। इतने सालों से बचपन से इंग्लिश घिस रहे हैं, आज तक परफेक्ट नहीं हो रही किसी की, क्यों हो भी नहीं सकती? तुम्हारी कौन सी मातृभाषा है? और इतना लोड क्यों लेना होता है कि इतना प्रेशर उस पर? आज अगर मैं आपको बोलूं इंडिया में अगर कुछ सब्जेक्ट्स, इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारी नॉर्मल मातृभाषा में पढ़ाने चाहिए थे, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको कितने ही ट्यूशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको नहीं पड़ती कोई चीज। अब एक बार बताओ, आज अगर मान लो अपन अपनी भाषा में पढ़ते तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती कई चीजों की, तो क्योंकि इजी में समझ में आ जाता। लेकिन आप सोचो, आपको साइंस भी किसमें पढ़ाई जाती है? इंग्लिश में। एसएसटी भी पढ़ाई जाती है इंग्लिश में, बच्चे पे कितना प्रेशर हो जाता है, तो अलग खेल होता है। ये सब दूसरे हमें देखे गए हैं, इसकी भी कहानी बताऊंगा कभी। आज़ाद तो हो गया हमारा देश, लेकिन एक्चुअली आज़ाद नहीं हुआ, वो हमारे देश के अंदर कुछ बीज बोके गए थे। हाँ भाई चलो इधर देखो, तो मैंने क्या बोला, इस मार्केट में जो फर्म्स होती हैं, पहली बात तो कितनी होती है? फ्यू, थोड़ी बहुत। बेटा एक बात समझना, जब थोड़ी बहुत होती है ना तो यहाँ पे तो राइवलरी फिर क्या होगा, जब आपके फ्यू राइवल्स हैं। देखो अगर मान लो मेरे हजारों दुश्मन है, अब हजारों दुश्मन है तो सब पे थोड़ी ध्यान दे पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर दुश्मन 4-5 हो तो फिर तो अपन क्या है, सब एक दूसरे के क्या करेंगे, दे टेक क्विक नोट ऑफ इट। अगर आपने कुछ किया तो आपके राइवल्स फटाफट से उसको क्विक नोट लेके, मतलब उसको कंसीडर करके फटाफट रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब राइवल्स है फ्यू तो फिर तो लड़ाई भी तगड़ी होती है। तो अब बात समझो, यहां पर जो फर्म्स होती हैं इनमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। काय के लिए सर? interdependent among the mutual interdependence among the firms for decisions related to price and output, for decisions related to price, output, strategy, advertisement, etc etc। मतलब स्ट्रैटेजी काफी हो जाता है वैसे तो। कहने का क्या मतलब है बताओ, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? सर इस मार्केट में ना अब इंटरडिपेंडेंस है सर फर्म्स में, मतलब एक दूसरे से पूछ के करते हैं क्या प्राइस और आउटपुट डिसाइड? बताओ, क्या आज जियो अपनी प्राइस एयरटेल से पूछ के रखेगी या एयरटेल जियो से पूछ के रखेगी प्राइस? तो सर इसका तो ये मतलब होता है, लेकिन एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं है ना, तुम भी समझते हो। पूछ के नहीं रखेंगे लेकिन कंसीडर करके, समझ रहे हो? सो वाइल डिसाइडिंग द प्राइस वी विल कंसीडर द रिएक्शन ऑफ द राइवल्स, कि यार मैं प्राइस को कम करूंगा तो बाकी क्या करेंगे, मतलब उनके हिसाब से, उनको दिमाग में रखते हुए हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और ऑब्वियसली एक दूसरे के हिसाब से भी लेते हैं। अब उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तुम भी फटाफट करोगे। उसने एक नया एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर दिया, मान लो उसने अपना मेन जो एडवर्टीजमेंट में जो मेन हीरो था, कोई नया हीरो चेंज कर दिया, मान लो एक ने चेंज करके रणबीर को ले लिया, तुम चेंज करके सलमान को ले लोगे, फटाफट से विद इन 1 और 2 डेज एडवर्टीजमेंट आ जाता है नया। ये भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, कई बार तो दो घंटे में आया हुआ है। पहले के टाइम पे तो ऑल राइवलरी थी, एयरटेल है, वोडाफोन है, काफी राइवलरी चलती थी पहले जियो के आने से पहले। एयरटेल ने एक नया ऐड निकाला, विद इन 2 आवर्स सिमिलर काइंड ऑफ ऐड वोडाफोन का आ जाता था। ऐसे मतलब मिक्सअप चलता ही है वहां पे।
तो यार ये क्या होते हैं, ये जो फर्म्स होती हैं आपस में, कहने का मतलब इतना सा है कि ये प्राइस और आउटपुट और अपनी स्ट्रैटेजीज एक दूसरे को ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं. while deciding the price, output and strategy, they consider the reaction of the rivals, कि अगर मैं ये करूंगा तो बाकी क्या करेंगे, ऐसे करके सबके हिसाब से रखते हैं, सोच के, पूछ के नहीं, सबको सोच के. फर्क है. आज मान लो हम सीए पढ़ाते हैं, हमारे राइवल्स कितने हैं, फ्यू. एक ओलिगोपोली मार्केट है, 3-4 कोचिंग है सिर्फ जयपुर में, है ना. अब हम क्या प्राइस दूसरों से पूछ के रखते हैं? नहीं. हाँ, लेकिन मार्केट को देखते हुए तो रखते ही. सबकी क्या चल रही है प्राइस, सब क्या पढ़ा रहे हैं, किसके क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर, समझ रहे हो, सब एक दूसरे की करते हैं यार. अरे हाँ है ना, तो बोल दो. टुडे देखो, पहले क्या होता था, लड़ाई होती थी, वॉर्स होती थी, बट टुडे बिजनेस है. बिजनेस टुडे इज लाइक फाइटिंग अ वॉर. और वॉर में तो सब कुछ, क्या बोलते हैं वो, एक लाइन होती है ना, क्या, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. सही बात है. टुडे बिजनेस इज लाइक अ वॉर. इतना कंपटीशन है, एंड यू हैव टू, यू नो, यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू, है ना, यू हैव टू लुक एट योर कंपटीशन ऑल्सो. उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटेजीज को भी देखो, खुद को भी देखो, उसकी भी देखो, उसकी स्ट्रेंथ को समझो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस को समझो, उसकी वीकनेस पे हिट करो, उसकी जो वीकनेस है उससे सीख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. सारी चीजें होती है. जब इंटरमीडिएट में आ जाओगे तो पढ़ाऊंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंटरमीडिएट में आता है. और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको सीए बनने के बाद जब 10 साल नौकरी कर लोगे ना आप, मतलब बड़ी कंपनीज में, तब आप जिस लेवल पे पहुंचोगे तब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम आता है, तब काम आता है. उससे पहले ये बाकी सब काम आ जाएंगे आपको, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, ये सब अभी स्टार्टिंग में करियर में काम आएगा, लेकिन वो काम आएगा व्हेन यू रीच टू द टॉप लेवल. तो जब आप टॉप लेवल पे पहुंचते हो तब आपका काम क्या होता है, स्ट्रैटेजी मेकिंग. सही बात है. आपने एक यंगस्टर की तरह कंपनी ज्वाइन करी, आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाने को देगा, आप उस कंपनी की थोड़ी ना स्ट्रैटेजी बनाओगे. बट व्हेन यू हैव गिवन 10 इयर्स ऑफ योर लाइफ, तो आप करियर में कहां पहुंचोगे, टॉप लेवल पे. 3 लेवल्स होते हैं, बीएसटी में पढ़ा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के अंदर बोलते हैं, एक होता है टॉप लेवल, एक कॉर्पोरेट लेवल बोलते हैं उसको. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. तो आपकी नौकरी लगती है फंक्शनल लेवल में, और मेहनत करते 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 आप यू विल गो अप एंड अप एंड अप, और कहाँ पहुंचोगे, कॉर्पोरेट लेवल पे. तो जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे पहुंचोगे ना, तब आपको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी, और बड़ी जिम्मेदारी में होता है स्ट्रेटेजी बनाना. और यहाँ पे अगर ओलिगोपोली मार्केट में हो तो सर स्ट्रेटेजी बनाते वक्त बाकियों को देखोगे तो हुई भाई, बाकी राइवल्स क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्राइस और आउटपुट चल रहा है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, उनका क्या एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो ये तो देखोगे ही आप. तो यही तो होता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स. व्हाइल मेकिंग योर ओन स्ट्रेटेजी, व्हाइल डिसाइडिंग योर ओन प्राइस एंड आउटपुट, आप किसके हिसाब से सोच के रखते हो, सारे राइवल्स को सोच के ही डिसीजंस लेते हो. इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. एक और बात, छठा फीचर वेरी इंपॉर्टेंट जो है सर, यहाँ पे जो आने वाला था तीसरे नंबर पे, क्या नाम है उसका, नॉन प्राइस. ये तो कल भी आया था सर. इस मार्केट में द फर्म्स ट्राई टू अवॉइड क्या, प्राइस वॉर. सर प्राइस से कंपीट करने को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें फिर किसका ही फायदा होता है, सिर्फ किसका फायदा होता है, सिर्फ बायर्स का. समझ रहे हो. हमारे घर के पास में जब हम छोटे थे 10-11 साल के, तो हमारे घर के पास में एक हलवाई की दुकान थी. हलवाई की दुकान थी सिर्फ उस पूरे एरिया में, एक ही थी, है ना, एक ही स्वीट शॉप थी, और वो समोसे वमोसे सब बनाता था ये सब. फिर उसके बगल में आया एक गोलगप्पे वाला, ठीक है, बिहार से एक लड़का आया, 15-16 ईयर्स ऑफ एज. उसकी ताबड़तोड़ गोलगप्पे की दुकान चलने लगे, जस्ट बगल में लगाता था. तो जब तक गोलगप्पे बेच रहा था हलवाई को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो हलवाई तो है, वो हलवाई है, वो गोलगप्पे बेच रहा है. लेकिन गोलगप्पे वाले का इतना ताबड़तोड़ चलने लगा कि उसने फिर चाट भी स्टार्ट कर दी. समझ गए, चाट जानते हो, चाट, आलू वाली चाट. तो उसने चाट चालू कर दी. फिर धीरे धीरे उसने भाई साहब समोसा बनाना चालू कर दिया. अब जब समोसा बनाना चालू कर दिया तो क्या चालू हो गया, प्राइस वॉर. उस टाइम पे 10 रुपए में 2.5 रुपए का एक समोसा आता था, और 10 रुपए में हमको 10 रुपए मिलते थे हर संडे को. 4 समोसे हम लाते थे, एक मम्मी का, एक पापा का, एक बड़े भैया का, एक मेरा, 4 हो गए. तो ऐसे करके 4 समोसे लाते थे, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मूवी आती थी DD1 पे, दूरदर्शन पे, तो वो देखते रहे. अब लेकिन कंपटीशन छिड़ गया, तो भाई क्या हुआ, अब वो समोसे वाले ने, क्योंकि कंपटीशन खूब तगड़ा हो गया, तो उसने ज्यादा बेचने के लिए फिर उसने प्राइस गिरा दी 2 रुपए. किसके मजे हुए, 10 रुपए में अब कितने समोसे आए, 5 लाने लग गए. फिर हम
ठीक है। अब जब हलवाई ने 2 रुपए की करी समोसा, तो फिर विक्रम वाले के कस्टमर कम हो गए, मतलब वो जो गोलगप्पे वाला था, फिर उधर कस्टमर कम हो गए, उसने भी कर दिए 2 रुपए। अब जो बराबर कर दी, फिर भाई साहब हलवाई ने कर दिए 1.5 रुपए। 1.5 रुपए करने के बाद विद इन द सेम मनी अब कितना आ रहा था, 6 समोसे आ रहे थे, और 50 पैसे और डाल दो तो 7 आ जाते थे। समझ गए? 10.5 रुपए में 7 समोसे आ गए ना, 1.5 रुपए का एक है, तो 9 रुपए में 6 हो गए ना भाई, सही है। फिर उसने भी 1.5 रुपए कर दिया, फिर हलवाई ने कर दिया लास्ट 1 रुपए का। सो लास्ट टाइम आई रिमेंबर आई हैड 10 समोसाज ऑफ 10 रुपीज। तो इसलिए तो सर फर्म्स ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर, क्योंकि मेरे जैसे कस्टमर्स के मजे हो जाते फिर। तो याद रखना, इसलिए सर मार्केट में क्या होता है, प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं। जियो टेलीकॉम में कभी प्राइस वॉर होती नहीं थी पहले, कभी हुई नहीं, सब अवॉइड करते हैं हमेशा ही। तभी तो एक बार हुई है, आखिरी बार कब हुई थी, 2016 में, उसके बाद तक जियो ने करी थी। नई कंपनी आई जियो, सबका गेम बिगाड़ने के लिए फ्री कर दिया उसने, 0 रुपीज, 0 रुपए में सिम बांटी है, समझ रहे हो। लोगों को परेशानी हो रही थी, धूप है सर, धूप धूप बहुत तेज है ये और वो, तब कोई धूप नहीं दिख रही थी, फ्री सिम के लिए लाइनों में लग रहे थे साले। इंटरनेट, मैंने कहा ना इतना चाव है ना लोगों को चीजें देखने का, समझ रहे हो, ऐसे तो समझ रहे हो, बड़े बड़े डोकरे भाई साहब आजकल। हमारे बगल में, घर के बगल में कर्नल साहब रहते हैं 2-3 साल पहले की बात है। सो हमारे क्या सर्दी है, तो सर्दी में भाई धूप में बैठते कई बार अपन, है ना, तो हमारे क्या बीच में वॉल काफी ऊंची है, तो वो वॉल के इस तरफ थे, मैं वॉल के इस तरफ, है ना, मैं आराम से लेटा हुआ सन बात ले रहा था, बढ़िया है ना धूप में, उधर से आवाज आ रही डोकरे की। तो कोई यूट्यूब पे वॉइस कमांड देते ना, लिखना भी नहीं पड़ता आजकल तो यूट्यूब पे वॉइस कमांड देके कोई बढ़िया सा गाना चला दो मैं सुन रहा हूँ इधर, कोई सनी का गाना लगा दो देओल, सनी देओल, सनी देओल। चलो तो मैंने कहा ना आपको, फ्री में बांटा, लोग लाइनें लगा के धूप में भी खड़े, लंबी लाइनें, फ्री की सिम 4-4 सिम खरीद रहे हैं लोग, 4-4, सही बता रहा हूं मैं। तो अच्छा मैं बिजी था, अब मैं सिम तो कैसे खरीदने जाऊं, मैंने स्टूडेंट को बोल दिया, बोला सर हम ला देंगे आपके लिए, मैंने कहा लिया ना तो भाई फ्री में सिम बांट रहे, और सिम फ्री में नहीं, उसके बाद नेटवर्क भी फ्री में, फ्री इंटरनेट। यही तो किया उसने, प्राइस वॉर छेड़ दी, और आज इसी की वजह से बाकी कंपनीज कई तो मार्केट से ही खत्म हो गई उस टाइम पे, कईयों ने विड्रॉ कर लिया, टाटा ने वाइंड अप कर लिया, खुद का समेट लिया, मतलब बैग बस्ता पैक करके निकल लो, टाटा बंद हो गई, एयरसेल कंपनी बंद हो गई, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था, महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स का जो मेन वो है स्पॉन्सर कौन था, एयरसेल ही तो था, कंपनी बंद हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो यार यही तो है, एक ने लड़ाई छेड़ी, 2-3 तो कंपनियां हो गई बंद, बाकियों की हालत हो गई खराब, और देख लो प्राइस गिरानी पड़ गई उनको, और आज कौन एंजॉय कर रहा है वर्ल्ड का चीपेस्ट इंटरनेट, इंडिया, सिर्फ इस लड़ाई की वजह से। मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन, नहीं तो उस टाइम पे हम इंटरनेट कितने में खरीदते थे, 2015-16 से पहले बोल रहा हूं, ब्लैकबेरी का फोन था मेरे पास, 600 रुपए का इंटरनेट खरीदते थे, 2 GB टोटल आता था, टोटल, जो पूरे 28 दिन चलाओगे, 28 दिन 2 GB इंटरनेट, और तब भी चल जाता था, ऐसे कुछ था नहीं, क्योंकि तब ये चीजें देखनी नहीं होती थी ना, तब तो क्या होता था, व्हाट्सएप थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ, कोई यूट्यूब पे कोई क्लासेस नहीं होती थी, कोई वीडियोस नहीं होते थे, कोई टाइम पास नहीं करता था, टाइम ही इतना होता था। चलो तो याद समझ में आया क्या, इस मार्केट में प्राइस कंपटीशन को क्या करते हैं, अवॉइड, प्राइस वॉर इज अवॉइडेड, सर एवरी फर्म ट्राई टू अवॉइड द प्राइस वॉर सिचुएशन, प्राइस से कंपीट नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दैट किससे कंपीट करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन, हाईएस्ट सेलिंग कॉस्ट, नॉन प्राइस क्या होता है, प्राइस के अलावा करेंगे कंपटीशन सर, हाईएस्ट सेलिंग कॉस्ट लगाई जाती है, हाईएस्ट कहां लगती है, किस मार्केट में, क्वेश्चन पूछेगा, चारों मार्केट में हाईएस्ट किस में लगती है, किसमें, ओलिगोपोली में, लोएस्ट किस में लगती है, परफेक्ट में नहीं लगती क्या, अच्छा अच्छा ठीक है समझ गए, मतलब तो हाईएस्ट लगती है ओलिगोपोली में, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कल जो पढ़ा था उसमें भी लगती है, तीसरे नंबर पे, तो ये सेलिंग कॉस्ट का सीक्वेंस है, सेलिंग कॉस्ट मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मेरे वाले जो हैंड रिटन वाले भेजे ना उसमें, तो ये याद रखिएगा, किस में नहीं लगती,
करेक्ट। तो हाईएस्ट सेलिंग कॉस्ट सर, क्योंकि यहां उसी से तो लड़ रहे हैं। टीवी पे सबसे ज्यादा किस किस मार्केट के ऐड आते हैं? ओलिगोपोली के आते हैं। चला के देख लेना कभी आप, गाड़ियों के आएंगे, मोबाइल के आएंगे, टेलीकॉम के आएंगे, सबसे ज्यादा ऐड आता है जो इसका आता है। सेकंड नंबर पे मोनोपोलिस्टिक का आता है, साबुन, तेल, कपड़े, देख लो। समझ गए? इक्का दुक्का कोई ऐड किसका आ जाता है? मोनोपोली का। आईआरसीटीसी का आ जाएगा, इंडियन रेलवेज मोनोपोली है, कभी कभार इक्का दुक्का आ जाता है, बस खत्म। एलआईसी का आ जाएगा, ऐसे करके। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो याद रखिएगा बेटा, इस मार्केट में प्राइस को अवॉइड करते हैं, प्राइस से लड़ाई नहीं करते, क्योंकि करी ना प्राइस से लड़ाई तो किसका फायदा होता है? बायर्स का, कंज्यूमर्स का फायदा होता है। और सुनिएगा भैया, इस मार्केट में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें ज्यादा ढंगा नहीं है, बाकियों के जैसा नहीं है, अलग टाइप का मार्केट होता है। अब आप देखो, इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना हमको, वैसा टाइप नहीं है जैसा बाकी मार्केट्स में पढ़ा था अपन ने। देखो, इस मार्केट में तो हमेशा बढ़िया ही होते हैं प्रॉफिट्स, कोई चक्कर है ही नहीं। और सुनो एक और बात, इस मार्केट में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक आदमी था, उसने कहा कि इस मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होती है। क्या होती है? प्राइस रिजिडिटी। ये क्या होता है सुनिएगा, ये पूरी कहानी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक आदमी है जिसका नाम है पॉल ए स्वीजी। कई किताबों में इसका नाम लिखा है पॉल एम स्वीजी, कईयों में पॉल ए स्वीजी। तुम्हें कौन सी अपनी बुआ का ब्याह कराना है, याद रखना पॉल स्वीजी। मिडिल नेम तुम्हें क्या करना? बोलो सर फूफा जी का नाम क्या है बीच वाला? तो बीच वाले नाम पे कोई बात नहीं, किसी में हो सकता है ए आ जाए, किसी में एम आ जाए। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। तुमने जितनी किताबें देखी नहीं उससे ज्यादा हमने पढ़ ली है ना, पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो? तो किसी में ए लिखा हुआ है पॉल ए स्वीजी, किसी में पॉल एम स्वीजी है, डजंट मैटर। अब पॉल स्वीजी याद रखना। बोलो सर आईसीआई में आ गया तो ए ऑप्शन पॉल ए स्वीजी, बी ऑप्शन पॉल एम स्वीजी, सी ऑप्शन पॉल सी स्वीजी। इतना भी लीड थोड़ी आईसीआई, माना लीड है, इतना थोड़ी ऐसा थोड़ी देगा। चलो, तो याद रखना पॉल स्वीजी की कहानी है। उसने दो चीजें बताई थी, एक होती है बेटा प्राइस रिजिडिटी, और सुनना एक बात बताता हूं, सर यहां पे डिमांड कर्व कैसा बनता है? बन ही नहीं सकता। लेकिन अब आप तो जानते हो कईयों के तो चुल होती है, बोलो नहीं बताओ सर बताओ कैसा बनेगा प्लीज। तो कई होते हैं। अब सुनना, तो ऐसे ही कई लोगों ने पॉल स्वीजी की जान खा ली। इकोनॉमिस्ट था ये बड़ा, इसकी जान खा ली। बोलो यार ऐसे क्या कर रहे हो, बाकी में भी तो बताया था, इसमें भी बताओ। तो इसकी जान खा गए, तब जाके इसने बोला बोला ठीक है बताता हूँ, शांति रखो बस, बताऊंगा कैसे बनता है। तो सुनना, इसने बताया है असली में वैसे क्या होता है डिमांड कर्व? इनडिटर्मिनेटी होता है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद फुल सर्टेनिटी। इसने बताया कि कैसा बनेगा, और उसके लिए क्या लिए? कुछ अजम्पशंस लिए ना, अजम्पशंस, क्योंकि उसको बिना लिए बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। यहाँ पे मार्केट में कुछ सर्टेनिटी से बन नहीं सकता। तो सुनना, इसने बताया है, तो इसने दो चीजें बताई है। एक इसने बताया जिसको इसने बोला, अब आपको बताता हूँ, समझाता हूँ पॉल स्वीजी की कहानी क्या है। देखो इसने क्या कहा, डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करी, और आपको भी डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करनी है, तो सीखो कि कैसे उसने बनाया। सुनो एग्जाम्पल समझो। आज तक आपने पढ़ा है कि प्राइस कम करने पे डिमांड बढ़ती है, लेकिन सर इस मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है यहाँ तो। अब आप सुनो, पेप्सी, कोक, थम्स अप ले लेते हैं, चलो 3 ब्रांड ले लेते हैं ना। ओलिगोपोली मार्केट है, मैंने कहा था, है ना, फ्यू फर्म्स है, ये प्राइस, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। अब मान लो तीनों का प्राइस था लेट से 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, ठीक है। दिस इज आर प्रोडक्ट, ओन प्रोडक्ट, ये अपनी कंपनी है पेप्सी, ऐसा मान लेते, ओके। अब सुनो, अब 20 रुपए प्राइस थी, मान लेते हैं सबकी डिमांड कुछ भी ले लो, 5,000, 5,000, 5,000, है ना, 5 ऐसे ले लो, रियलिस्टिक लेना है तो थोड़ा इसको ले, ऐसे ले लो, इसको कर लो 4 कर लो, ठीक है। ऐसा मार्केट चल रहा था, सब अच्छा था, सबकी प्राइस सेम थी। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे चुल हुई, बोले और सर इतने टाइम से ऐसे ही चल रहा है, चलो प्राइस गिरा के देखते हैं। वैसे तो छेड़ना नहीं चाहिए, तुमने प्राइस गिराई, 18 रुपए करा, तुमने क्या सोचा? बोलो सर आपने तो बढ़ाया था सर वो डिमांड चैप्टर, हमको प्राइस गिरेगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा, प्राइस गिरने से बाकी के कस्टमर विल कम टू दैट हुज प्राइस इज चीपर। तो बोलो सर हमने तो प्राइस गिरा दी। अब बेटा तुमने मेरे से पूरा ढंग से नहीं पढ़ा ना, प्राइस गिरा तो दी, लेकिन अब एक बार बताओ बाकी भी तो रिएक्ट करेंगे,
व्हेन यू डिक्रीज द प्राइस अदर फर्म्स विल आल्सो रिएक्ट। तो सुनना, नॉर्मली क्या रिएक्शन होगा बताओ? नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? पॉल स्वीजी ने दो अजम्पशन लिए और बिल्कुल नॉर्मल वाले लिए। तुम बताओ नॉर्मली अगर तुम्हारे राइवल प्राइस कम करें तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम भी कम करोगे, सही है। सो व्हेन वन फर्म डिवेल, तो पहला अजम्पशन क्या था? पॉल स्वीजी ने क्या लिया? व्हेन, जब एक फर्म प्राइस कम करेगी, व्हेन वन फर्म कट्स द प्राइस अदर्स विल आल्सो फॉलो, वो भी उनको भी गिरानी पड़ेगी, नहीं गिराओगे तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। अदर फर्म्स आल्सो फॉलो, ठीक है। सुनना, पहले सुनने पे ध्यान दो बेटा, ये लिखा हुआ सब दे दूंगा मैं आपको, समझने पे ध्यान दो, ठीक है। तो सर यही होगा। अब जब आपने घटाई 18, 2 कर दी, 2 रुपए घटा दी, क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा? बाकी भी घटाएंगे। अब सुनना, क्या पता तुमसे 1 रुपए ज्यादा घटाते तो आज तक तो सर डिमांड बढ़ी थी, प्राइस गिराई तुमने ये सोच के थी कि यार सर डिमांड बढ़ेगी, है ना। प्राइस थी 20, डिमांड थी 5000, तुमने प्राइस घटाई ये सोच के कि डिमांड खूब बढ़ेगी, लेकिन खूब बढ़ी नहीं। क्यों? बाकियों ने 1 रुपए और ज्यादा घटा दी। सोचो उन्होंने कर दी 17, मान लो अगर 17 कर दी तो तुम बताओ क्या होगा? फिर बढ़ने की बजाय उल्टा क्या हो जाएगी? पहली बार जीवन में देखा होगा तुमने कि प्राइस गिरने से डिमांड तुमने घटाई, लेकिन उन्होंने तुमसे, तो ये लो, ये तो अपवर्ड बन गया। डिमांड कब अपवर्ड हो गया? ये तो अब आप समझ गए। यहां पे डिमांड कब सर्टेनिटी से कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? दूसरों के रिएक्शन पे। उसने अगर 1 रुपए ज्यादा घटा दी तो चलो खैर कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं पॉल स्वीजी ने क्या कहा कि जब वो फॉलो करेंगे और सेम घटाएंगे, सेम, ऐसा पॉल स्वीजी का कहना था। तुमने 2 रुपए घटाई तो बाकी भी कितने घटाएंगे? सेम 2 रुपए घटाएंगे। तो 2 रुपए घटाओ जरा। उन्होंने भी कर दी बेटा, 2 रुपए कम कर दी। अब बताओ तुम्हारी डिमांड पे तुमने क्या सोचा था? अच्छी खासी बढ़ेगी, लेकिन अच्छी खासी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि भाई उन्होंने भी घटा दिया, सेम बराबर कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत तो ही बढ़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो बढ़ जाएगी। क्यों नहीं? थोड़ी बहुत क्यों बढ़ेगी? तुमने घटाई, फिर उन्होंने भी घटा दी, लेकिन थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों सर? टाइम गैप होगा ना। सर आपने घटाई, वो तुरंत ही ऐसे गोदी में ऐसे थोड़ा होगी, यूं देयर विल बी टाइम गैप। तो हल्की फुल्की डिमांड तुम्हारी बढ़ पाई, थोड़ी सी, ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। तुमने सोचा था बढ़िया आएगा, लेकिन आया नहीं। तो सोचो बेटा, डिमांड हल्की सी बढ़ी, सिर्फ लेट्स से 5500 कर लेते हैं, सही है। बाकियों से अपने क्या लेना देना, सही है। अब मेरी बात सुनना, फिर तुम्हें लगा, बोलो यार सर कॉपी कैट है यार, मैं जो करता हूँ कॉपी करते हैं साले, अब की बार बढ़ा के देखता हूँ। समझ लो तुम्हारे बहुत कीड़े काट रहे हैं। अब देखो, तुमने 18 कर दी थी ना, अब तुम्हें बोला यार बढ़ा के देखता हूँ, सर बढ़ा के देखता हूँ, तुमने बढ़ा दी, 22 कर दी। अब दिमाग लगाओ, अगर कोई दुश्मन तुम्हारा प्राइस बढ़ा रहा है, जनरल रिएक्शन क्या होगा? बाकी क्या कहेंगे? बोले मरने दो सालों को, बाकी कुछ नहीं करेंगे, सही है। जब एक फर्म प्राइस बढ़ाती है, जब आपका दुश्मन प्राइस बढ़ाएगा, व्हेन वन फर्म रेजेस द प्राइस, तो बाकियों का रिएक्शन क्या होगा? अदर्स मे नॉट फॉलो। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, कौन कह रहा है? और बात सही है, कुछ गलत थोड़ी बोल रहा है भाई। नॉर्मल रिएक्शन यही होगा, राइवल बढ़ा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? बोले बढ़ाने दो साले को, बर्बाद होएगा अपने आप, सही है। तो बाकी फॉलो नहीं करेंगे। अब की बार सोचो, तुमने प्राइस बढ़ाई उस सोच के कि यार वो कॉपी कैट है, और असली में राइवल्स ने क्या किया? कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। लो लंका लग गई तुम्हारी। उनकी अभी भी कितनी है? क्या होगा? तुमने प्राइस बढ़ाई थी ये सोच के कि वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ाई नहीं, तो तुम्हारी ये तो हाई प्राइस हो गई उल्टा। तो क्या होगा? तुम्हारे कस्टमर्स कहां भाग जाएंगे, और अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। तुम्हारी आधी डिमांड कम भाई साहब, सीधे ही मान लो 2500 कम, या आधा कितना होता है इसका? 2250 कम कर लो ना, आधा कितना हुआ? 2750। डिमांड हो गई आधी कम। अब आई बात समझ, बाकी उससे अपने को क्या करना। अब आई मेरी बात समझ में। अब आप है ना अपना डिमांड कर्व बनाओ। चलो तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? बढ़ाना चाहिए था या कम करना चाहिए था? कम किया तो तुम्हारी मरी, लंका लगी। है ना, मतलब लंका लगी। और अगर बढ़ाई तो भी लगी। तो क्या करना चाहिए था?
कुछ नहीं। तो यही तो बोला पॉल स्वीजी ने कि कुछ नहीं करना चाहिए। यू शुड वर्क, इफ यू आर इन द ओलिगोपोली मार्केट यू शुड वर्क एट द प्रिवेलिंग प्राइस। जो प्रिवेलिंग चल रही है मार्केट प्राइस उस पर करते रहो, कुछ छिड़म छाड़ी मत करो, प्राइस को रिजिड रखो। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइस रिजिडिटी। तो बेटा प्राइस रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्वेश्चन पूछेगा पॉल स्वीजी ने। अब मेरी बात समझो, प्राइस रिजिडिटी मतलब प्राइस को स्टेबल रखो, ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, प्रिवेलिंग प्राइस पे काम करो, ऊपर नीचे चेंज नहीं करना है। अच्छा बनाते हैं इसका कर्व, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे काम करो, इसका कर्व बनाते हैं। सामने देखना कैसा बनेगा कर्व। अब देखो अपवर्ड डाउनवर्ड स्टीपर फ्लैटर कैसा बनेगा, सुनना। अब पहले प्राइस क्या थी? 20। कितनी डिमांड थी? अच्छा यहां डिमांड किसकी? अपनी पेप्सी की। प्राइस किसकी? ऑब्वियसली खुद की। अरे आए ना तो बोल दो। अब आप सुनना, प्राइस थी 20। अब आप बताओ तुम्हारी क्या चुल हुई? बोलो 100, प्राइस गिराएंगे और देखना क्या बढ़िया इफेक्ट आएगा। लेकिन बढ़िया इफेक्ट आ ही नहीं पाया क्योंकि बाकियों ने भी गिरा दी। तो देखो प्राइस गिराई तुमने ये सोच के बढ़िया इफेक्ट आएगा, लेकिन सर बढ़िया इफेक्ट नहीं आ पाया, है ना। थोड़ी सी बड़ी डिमांड, देखो दिख रहा है, प्राइस में गैप ज्यादा डिमांड में कम। तो आपने सोचा था कि इलास्टिक इफेक्ट आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत ही कम आया रिस्पॉन्स क्योंकि बाकियों ने भी गिरा दी। समझ रहे हो? तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, बताओ तो ये हो गया 18, है ना। ये कैसा बना कर्व? अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, चलो बाद में कर लेंगे। हाँ भाई फिर प्राइस तुम्हारी क्या हुई? बोलो सर बढ़ा के देखते हैं। तुमने बढ़ाई क्या सोच के कि भाई बाकी भी बढ़ाएंगे। बाकियों ने क्या किया? कुछ नहीं, बोला मरने दो साले को। सही है, प्राइस हो गई 22। अब उन्होंने कुछ किया नहीं और तुम्हारी डिमांड पूरी आधी की आधी क्या हो गई? कम। सही है, तुम्हारे कस्टमर टूट गए, उसके पास बच गए। बढ़ाए तुमने सब्स्टिट्यूट गुड्स, भाई वही गुड तुम्हारा 4 रुपए महंगा है, कौन खरीदेगा? बेवकूफ थोड़ी है वो कस्टमर्स। सही है, तो प्राइस बढ़ाई तो उल्टा तुम्हारी डिमांड आधी हो गई कम, 2750। इफेक्ट आ गया तगड़ा, तगड़ा डिमांड कम हो गया, मतलब इलास्टिक। अब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो बताओ डिमांड कैसा बनेगा? ऊपर से कैसा बना? फ्लैटर, क्योंकि इलास्टिक आया है ना इफेक्ट। तुमने प्राइस को बढ़ाया तो इफेक्ट कैसा आया? इलास्टिक। और प्राइस घटाई थी जब 20 से 18 करी थी, इफेक्ट कैसा आया था? सिर्फ 10%, इन इलास्टिक। तो ऊपर की तरफ है फ्लैटर, नीचे से स्टीपर, और ऐसे मिक्स कर्व को क्या बोलते हैं बेटा? करंट जोहर ऑफ डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? ऊपर से फ्लैटर नीचे से स्टीपर, ऊपर से फ्लैटर नीचे से स्टीपर। मिक्स डायग्राम कभी आज तक देखा कभी तुमने? नहीं। ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं? बोलो किंग्ड डिमांड कर्व। अरे इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऐसा कभी बनाया कभी आज तक? नहीं। तो याद रखो, क्योंकि ये सारी क्या है? मिक्स है, मिक्स ऑफ 2 डायग्राम्स है, और कैसा भी बन सकता है। और यहाँ पे हमने 2 अजम्पशन लिए हैं ये पॉल स्वीजी ने इस डायग्राम को बनाने के लिए। ये डायग्राम तभी बन पाया, नहीं तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने कहा था डिमांड पे रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन ऑफ राइवल्स। तो यहां उसने रिएक्शन को ही तो अज्यूम कर लिया। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो बेटा ये याद रखिएगा, डिमांड कर्व कैसा बनता है? ओलिगोपोली मार्केट में कैसा बनता है? गलत बनता ही नहीं है। अगर पूछे अकॉर्डिंग टू पॉल स्वीजी कैसा बनता है तो बोलोगे। क्लियर? याद रखो, समझ में आनी है मेरी बात? तो किंग्ड डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया? किंग्ड क्यों है बेटा? ऊपर से फ्लैटर है और नीचे से स्टीपर, मतलब इन इलास्टिक है। अरे इन इलास्टिक है ना, तभी तो स्टीपर बनता है। और ऊपर फ्लैटर है, मतलब आया समझ में? पक्का? तो बताओ प्राइस को क्या करना चाहिए? 20 से 18 या 20 से 22? कुछ नहीं करना चाहिए सर। क्या करना चाहिए? प्रिवेलिंग प्राइस 20 पे काम करते रहना चाहिए, ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, प्राइस वॉर छिड़ जाएगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो यस और नो। तो बेटा यहां तक रिवाइज करके आना। एक और बात, एक रुक जाओ, 1 मिनट अच्छे सुन लो, क्योंकि कल ये फिर फालतू टाइम लगाएगा, फिर से रिवाइज करना पड़ जाएगा। एक लाइन अच्छे सुनो। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया अभी कुछ टाइम पहले। जब एक फर्म प्राइस कम करती है, जब when one firm reduces the price, the reaction of the other firms क्या होता है? वो भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और अब कई बार क्वेश्चन आया, रिएक्शन ऑफ फर्म्स नहीं, द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब किसके रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं?
तो व्हेन वन फर्म डिक्रीजेस द प्राइस, जब एक फर्म प्राइस गिराती है तो प्राइस को कम करती है, तो रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या आता है? कंज्यूमर का रिस्पॉन्स तो क्या आया था? कम ही तो आया था। रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स विल बी लेस। अरे प्राइस गिराने पे तो बाकियों ने भी गिरा दी, तो तुम्हारी डिमांड कितनी सी बढ़ी? थोड़ी सी का मतलब क्या होता है? लेस रिस्पॉन्स। तो एक क्वेश्चन अच्छे से सुनना, किसका रिएक्शन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, फर्म्स का या कंज्यूमर्स का? तो प्राइस गिराने पे कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कम आता है, और तुमने प्राइस बढ़ाई, बाकियों ने क्या किया? राइवल्स ने कुछ नहीं किया, और तुम्हारे कस्टमर्स खूब सारे टूट के वहां चले गए दूसरों के पास, तो कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या आया? ज्यादा। तो रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू प्राइस इंक्रीज इज मोर। देखो इलास्टिक, तगड़ी कम हो गई ना, प्राइस बढ़ाने पे तगड़ी डिमांड कम हो गई, तो ये लाइन याद रखना, रिस्पॉन्स उल्टा भी हो जाता है। अगर कंज्यूमर का पूछे तो अलग हो गया ना, समझ गए? अच्छा, तुम्हारे जो राइवल्स हैं उन्होंने कब रिस्पॉन्स ज्यादा किया? प्राइस गिराने पे। तुमने प्राइस गिराई, बाकियों ने भी गिरा दी, तो वहां रिस्पॉन्स किसका पूछा है? अगर क्लोज राइवल्स का पूछा है तो अलग उल्टी हो जाएगी बात। प्राइस गिराने पे राइवल्स ने रिएक्शन तगड़ा दिया था, प्राइस बढ़ाने पे राइवल्स ने कुछ नहीं किया, सही है? कंज्यूमर के रिस्पॉन्स की बात करें तो प्राइस डिक्रीज पे कंज्यूमर का रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं आया था, थोड़ा सा आया था, इसलिए इनइलास्टिक बना। लेकिन प्राइस इंक्रीज पे कैसा बना था? प्राइस इंक्रीज पे, क्योंकि बाकियों ने कुछ किया नहीं, तुम्हारे कस्टमर टूट के चले गए, तो मतलब बड़ा रिस्पांस कहां आया? प्राइस इंक्रीज पे। व्हेन वन फर्म इंक्रीजेस द प्राइस, द रिस्पांस ऑफ कंज्यूमर्स इज मोर। तो ये बेटा ध्यान में रखना, किसका रिएक्शन पूछा है। ये किसका रिएक्शन बताया मैंने? अदर फर्म्स का। आप नीचे घर पे लिख के लाना, रिस्पांस ऑफ कंज्यूमर्स। चलो, तो ओलिगोपोली ऑलमोस्ट 65% हो चुका है, कल आते ही करेंगे बाकी का 40-45% जो भी है, ठीक है? चलो बेटा, इसको पढ़ते रहो, ये नोट्स अच्छे से लिख लेना, बना लेना।